गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 11 जुलाई के करंट अफेयर। और देखिए दोस्तों, जो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ है, अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर से लेकर जून 2020 तक सभी महीने की जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवा दी गई है। शीघ्र ही जनवरी से लेकर जून तक यानी कि पूरे 7 महीने की जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ संगठन यानी जिसका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? देखिए ABVP की जो स्थापना हुई थी ये 1948 में ही हो गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से ये माना जाता है कि इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949 में। ठीक है, तो यही वजह है कि 9 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अब यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसका रिवीजन आप लोग करते रहिए और एग्ज़ाम में इसमें से कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देखिए 1 जुलाई को कई सारे दिवस मनाए गए थे। एक तो आपका मनाया गया था, आपको याद होगा, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ठीक है, तो एक मनाया गया था आपका क्या? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और इसके बाद एक और दिवस मनाया गया था आर्किटेक्चर डे, आपको याद होगा। नेशनल डॉक्टर्स डे, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये आपको याद ही होगा। इसके अलावा SBI और कैनरा बैंक दोनों का स्थापना दिवस मनाया गया था। और साथ ही साथ नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस भी मनाया गया था। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ये भी मनाया गया था 1 जुलाई को। 2 जुलाई की बात करें तो यहाँ पर 2 दिवस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक तो मनाया गया था वर्ल्ड UFO डे, याद है आपको, मैंने बताया था आपको। और दूसरा दिवस कौन सा था? दूसरा दिवस था विश्व खेल पत्रकार दिवस। बात करते हैं 6 जुलाई की, तो 6 जुलाई को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया था। अच्छा, बीच में आता है 3 जुलाई, तो उसको भी बता दूं आपको कि 3 जुलाई को क्या मनाया गया। तो 3 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, और अब 9 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अच्छा, एक बात और कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? अगर एग्ज़ाम में आ गया कि जो विश्व विद्यार्थी दिवस है वो कब मनाया जाता है, देखिए जो आपका राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है वो होता है 9 जुलाई को, और विश्व विद्यार्थी दिवस ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि आता है कब? 15 अक्टूबर को आता है। और 2010 से इसका आयोजन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसके बारे में घोषणा की थी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, तो ये हो जाएगा 9 जुलाई। अगर आता है विश्व विद्यार्थी दिवस तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ पर बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन C, यानी कि डेनमार्क में बनाया गया है रेत का सबसे बड़ा महल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इसकी कुल ऊंचाई जो है वो कितनी है? इसकी कुल ऊंचाई है 21.6 मीटर। ठीक है, और इसमें लगभग 5000 टन बालू भी प्रयोग मिलाया गया है, काफ़ी बालू लगा है इसमें। और इस सैंड कास्टल का नाम, ये गिनीज बुक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसमें इसका नाम दर्ज किया गया है। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था सैंड कास्टल का, उसकी जो कुल ऊंचाई थी ये 21.6 से 3 मीटर कम थी। और ये कहाँ पर बनाया गया था? ये जर्मनी में बनाया गया था। ठीक है, और ये जो सैंड कास्टल आप देख रहे हैं इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है वेल्फ्रेड स्टीगर ने। ठीक है, वेल्फ्रेड स्टीगर। तो फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि भारत में जो एक बहुत ही जाने माने रेत कलाकार हैं, ऐसी कलाकृतियां जो बनाते हैं उनको कहा जाता है रेत कलाकार। अच्छा, इसके जो रेत कलाकार हैं यानी कि ये जो आकृति बनाई गई है डेनमार्क में, इसको किसने बनाया है? तो मैंने आपको नाम बताया था, हालांकि स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग इसको समझ लो कि इसको आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, STIJGERWIL, तो विल्फ्रेड स्टीगर ये नाम है जिन्होंने इसको बनाया है। और भारत के भी एक बहुत ही जाने माने रेत कलाकार हैं जिनका नाम क्या है? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। नाम आपने जरूर सुना होगा, सुदर्शन पटनायक। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्हें 2014 में, सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था।
इसके अलावा अगर बात करें तो 2019 में इनको एक अवार्ड और मिला था। क्या मिला था? इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड। इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 से सुदर्शन पटनायक को भी नवाजा गया था 2019 में। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन ने किस भारतीय राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र बनाया है? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में बनाया गया है। अब देखो गुजरात के सूरत में आपको मिलेगा ये जो डिजिटल केंद्र है, वो देखने को कहाँ मिलेगा? सूरत में। और इसका उद्घाटन किया गया था, जो सीएम है विजय रूपाणी जी, उनके द्वारा किया गया था। गुजरात के सीएम है। अच्छा ये बताओ कि अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ तो इनका नाम है एंडी जेसी, याद रखना, एंडी जेसी। और अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना, अमेजन की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1994 में, 1994 में। और ये जो डिजिटल केंद्र बनाया गया है, इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ई कॉमर्स से जोड़ने और उन पर कैसे लाभ कमाया जाए, इस पर जानकारी प्रदान की जाएगी। तो अमेजन ने भारतीय राज्य में, यानी किस भारतीय राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र बनाया है? तो ये राज्य है गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो देखो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो रेडियो था पहले बहुत ही चर्चा में रहता था, सबके घर में रेडियो हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे रेडियो का जो चलन है वो समाप्त हो गया है। तो अब न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव का ऐप आता है। अगर आपकी मोबाइल में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें रेडियो पर जो समाचार आते हैं, एक तो कब आता है, याद है आपको? 8:45 पे आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर करंट को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो डेली रेडियो पर ये जो न्यूज़ आती है इसको आप सुनो, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, ठीक है, यानी कि भारत। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग हाल ही में उन देशों की रैंकिंग के द्वारा जारी की गई जहाँ पर इस ऐप के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग बहुत लोकप्रिय है। तो दुनिया के शीर्ष देशों को नवीनतम रैंकिंग में न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि AIR भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण है। 1956 से आधिकारिक तौर पर इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में। अब यहाँ पर अगर भारत को छोड़ दिया जाए, सबसे ज़्यादा जो ये ऐप है उसका उपयोग तो भारत में होता ही है। इसके अलावा जो अन्य देश हैं उसमें टॉप पर अमेरिका है। सबसे ज़्यादा इस ऐप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बता दें दूसरे स्थान पर फिजी है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब और जर्मनी। तो जहाँ पर भारतीय रहते हैं वहाँ पर इस ऐप का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? और ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका होगा कंचन उंगुसांदी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ। कंचन उंगुसांदी ने इस अभियान में उत्तरी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को पार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को, तारीख याद रखना, 11 जून को नई दिल्ली से इस मिशन को रवाना किया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस मिशन में कई रिकॉर्ड बने हैं। कंचन उंगुसांदी उमलिंगा दर्रे को कवर करने वाली पहली महिला सोलो बाइकर बन गई हैं और 18 दुर्गम दर्रों से गुजरने वाली पहली महिला और 3187 किलोमीटर 3187 किलोमीटर की दूरी एक बार में पूरी करने वाली पहली महिला बन गई हैं। एक बार में उन्होंने 3187 किलोमीटर की दूरी तय करी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू की गई है दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि दिल्ली मेट्रो को अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिला था। नाम बता सकते हो आप? तो ये अवार्ड है आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड ये जीता है दिल्ली मेट्रो ने। अच्छा एक बात और याद रखना कि कोलकाता मेट्रो एक ऐसी मेट्रो है, ये हालांकि भारत की पहली मेट्रो है और ये नदी के अंदर चलाई जाने वाली भारत की पहली मेट्रो भी है। तो इसके अलावा ये भी याद रखना कि कोलकाता मेट्रो जो है ये रेलवे के जो 18 मंडल हैं तो उसमें 17वें मंडल में
कोलकाता मेट्रो को रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि इनके बीच जो बाघ हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, ये स्थान मिलेगा आपको कहाँ पर? राजस्थान में मिलेगा। और आपको ये भी याद आ गया होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये भारत का कुल 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो राजस्थान का चौथा है लेकिन भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यस्थता केंद्र होते क्या हैं। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी का मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इस MOU का उद्देश्य संयुक्त रूप से गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र यानी कि GIMAC की स्थापना करना है। तो यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की कार्रवाई का प्रबंधन करेगा। यह मध्यस्थता केंद्र एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गांधीनगर स्थित गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो जो मध्यस्थता केंद्र होते हैं वो क्या होता है? तो मध्यस्थता एक प्रकार की विवाद समाधान पद्धति होती है जहां दो या दो से अधिक पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को राज्य के कानूनी निकायों के बजाय उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के द्वारा हल किया जाता है। भारत में वर्तमान में 35 से अधिक मध्यस्थता संस्थान हैं। हालांकि इनमें से कोई भी विशेष तौर से समुद्री क्षेत्र से संबंधित विवादों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर परियोजना के कार्यान्वयन के साथ राज्य में समुद्री गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो रहा है और राज्य वैश्विक समुद्री केंद्र बनने के करीब पहुंच गया है। ऐसे में समुद्री विवादों के मध्यस्थता के सेवाओं के लिए एक विशेष सुविधा स्थापित करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये स्थापित होगा कहाँ पर? गुजरात में स्थापित होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न होगा, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है जापान का। जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप दुनिया के 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखना। तो सिंगापुर के द्वारा आप 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। संयुक्त रूप से देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और जर्मनी का पासपोर्ट ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब भारत की स्थिति क्या है। देखो इंडिया 2020 में जो इंडिया की रैंक थी वो 84 थी और इंडिया की रैंक 2021 में कितनी हो गई है? ये 90 हो गई है, यानी कि 6 अंक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना कि 2020 में जब भारत 84वें स्थान पर था, 2021 में जब भारत 90वें स्थान पर है, तब भी दोनों ही स्थितियों में भारत जो है वो 58 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा जो भारतीय हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि पाकिस्तान जो है उसका नंबर जो है वो 113वां है और उसके नागरिक केवल 32 देश ही वीज़ा फ्री यात्रा की अनुमति देते हैं। और सूची में जो अंतिम नाम है वो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान को 116वीं रैंक मिली है। अच्छा, चीन की रैंक क्या है? चीन की रैंक क्या है? तो चीन की जो रैंक है वो 68 है। ठीक है, और अगर बात करें यूएई के बारे में तो यूएई की रैंक काफ़ी अच्छी है, इसकी रैंक है 15। ठीक है, तो ये सारे रैंक आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन के लिए सर्वाधिक 278 गेंदें खेलकर एक रिकॉर्ड बनाया है? 278 गेंदों पर मात्र 37 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है हाशिम अमला ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, हाशिम अमला ने यह रिकॉर्ड बनाया है।
आपको बता दें कि इससे पहले 1953 में, काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है, 1953 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच हुआ था। उसमें 277 बॉल पर 38 रन की पारी खेली गई थी। और किसने खेला था? ये खेला था ट्रेवर बैली ने। ट्रेवर बैली ने खेला था। तो ट्रेवर बैली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है हाशिम अमला ने। ठीक है। अच्छा, आपको बता दें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और 9 आगंतुक स्नेह राणा को महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। अभी जून महीने का नॉमिनेशन चल रहा है, उसमें इन दोनों खिलाड़ियों का नाम जो है रखा गया है। हालांकि इंडियन टीम से कोई भी पुरुष खिलाड़ी इस बार जून महीने में शामिल नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? अच्छा, ये बताओ कि ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म होता क्या है? तो आपने देखा होगा अमेजन प्राइम है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स है और G5 है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपकी मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर आप उसके द्वारा बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो छोटे छोटे कलाकारों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देते हैं। तो यहाँ पर केरल ने ये कहा है कि वो नवंबर तक अपना खुद का एक जो है OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देगा। इसमें केरल के जितने भी कलाकार हैं सभी की फिल्में इसमें रहेंगी। एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, फिर आप सभी फिल्मों को देख पाएंगे। तो केरल जो है ये काम करेगा। अब बात यहाँ पर केरल की हो रही है, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं केरल के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, याद होगा आपको कि अभी केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम है उनका नाम है के शैलजा। ठीक है, तो के शैलजा से आपको ये याद आना चाहिए कि उनको जो है अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से नवाजा गया था के शैलजा को। और जीका मामला का जो पहला मामला सामने आया है केरल में, अभी हाल ही में आया था। कुल 19 सैंपल भेजे गए थे, उसमें 13 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? केरल में, और केरल में यह पहला मामला है। अच्छा, ये बताओ कि नीति आयोग ने जो SDG इंडेक्स जारी किया था, SDG 2021 इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन सा प्रदेश था? तो ये था केरल। ठीक है। और अपराजिता ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जो कि महिलाओं के लिए है, तो ये पोर्टल भी कहाँ पर शुरू किया गया है? केरल में शुरू किया गया है। ठीक है, रिवीजन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है? तो फ्रेंड्स, ये जो बुलेटिन नामक प्रकाशन है वो शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बुलेटिन में सामग्री के निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों की वृद्धि पर केंद्रित समर्थन हासिल होगा। इसका उद्देश्य लेखन और ऑडियो सामग्री, पॉडकास्टिंग से लेकर लाइव ऑडियो रूम तक एक ही स्थान पर समर्थन करने के लिए मौजूदा टूल को एकीकृत करना है। बेसिकली इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप कहाँ पर रहते हो, USA में रहते हो, और वहाँ पर अगर आप लेखन का काम करना चाहते हो तो फेसबुक आपकी इसमें हेल्प करेगा बुलेटिन के माध्यम से, जहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लाइव जो है अपनी बात कर सकते हो जैसे कि यूट्यूब पर आता है, और चाहो तो पॉडकास्टिंग भी कर सकते हो। पॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि एक बार रिकॉर्ड कर लो, फिर उसका जो है मतलब प्रसारण करते रहो। ठीक है। और अब बारी है क्विज नंबर 191 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि हिंद प्रशांत व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण के संबंध में निम्न पर विचार करें। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और गृह मंत्रालय की साझेदारी से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है क्या वो सही है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने विदेश मंत्रालय के साथ, गृह मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय के साथ इसका आयोजन किया था और इसका उद्घाटन 6 जुलाई को किया गया, जो कि कब तक चला गया था? 8 जुलाई तक। तो 2 दिन का यह आयोजन था। ठीक है, तो केवल 2 विकल्प यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन 2 केवल यहाँ पर करेक्ट है। और आपको ये भी बता दें हिंद प्रशांत शिखर सम्मेलन के बारे में बात यहाँ पर जब हुई यही है, इसको आप समझ लीजिए। हिंद प्रशांत व्यापार शिखर सम्मेलन, तो हिंद प्रशांत व्यापार शिखर सम्मेलन में यह हिंद प्रशांत महासागर पहल की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने IPOI की घोषणा की थी। हिंद प्रशांत व्यापार शिखर सम्मेलन की घोषणा की गई थी कब? 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान। और ये 2 दिन चलने वाला सम्मेलन है, 6 से 8 जुलाई तक चला। और इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत देशों के कई राजदूतों और उच्चायुक्तों ने पार्टिसिपेट किया। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न क्या है कि जुलाई 2021 में
क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप एक काम करिए कि इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। आप अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे आंसर राइटिंग में तो पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी वेबसाइट studyvithgyanprakash.com पर, दोनों जगह आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और मंथली पीडीएफ के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको हर महीने की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग देते रहिए। शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।